फिरोज जी, एक बात मैंने अरविंद जयतिलक जी से पूछी थी, जो एक एससी वर्गीकरण, तो उन्होंने उसको कहा कि इसमें इतना नहीं, वो टेस्टिंग वाटर आगे जो झारखंड में चुनाव है, आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दलित है, तो उसके लिए मैं उनके इस बात को बाय करता हूँ कि यूपी चुनाव में भले ना फर्क पड़े, लेकिन एक बात जो आलोक पांडे जी ने कही वो महत्वपूर्ण है कि जो दलित और मुस्लिम 24 में बहुत एकजाई करके इंडिया गठबंधन को डाला है, तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा वहां पे कांग्रेस थी, भले वो कम पे लड़ी और उसका जनाधार यूपी में अभी ना दिख रहा हो, लेकिन एक नेशनल लेवल पे ये दोनों जो देखते हैं, जो भी बीजेपी से नाराज है, हम दलितों को भी लेते हैं, अगर था तो उसको लगता है कि कांग्रेस हमारे साथ रही है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तभी आया। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी अगर महाराष्ट्र में कुछ ना भी मिला तो भी यहाँ दो देके अभी यूपी में ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हम कांग्रेस से अलग हैं। नहीं, बिल्कुल आलोक जी जो बात कह रहे हैं और अरविंद जी दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ। रही बात जो आपने बिंदु उठाया है आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का, तो आपको याद होगा पुष्कर जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे और एक त्वरित सर्वे हुआ था और पिछड़े वर्ग और दलित आरक्षण में जो कवायद बिहार में हुई, भले ही उत्तर प्रदेश से वो अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन एक प्रयोग हो चुका है, कोई नई उसका बात जिक्र नहीं। किया अरविंद जी ने, अरविंद जयतिलक जी ने उसका जिक्र किया एबीसी वाले का। तो वो चीजें होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। इस समय सबसे बड़ा बिंदु जो परसेप्शन बनाने में कामयाब विपक्ष रहा है कि जो जातियां सत्ताधारी दल के साथ नहीं है उनके साथ अन्याय, तो किस रूप में उभारा जा रहा है। ठीक है, वो संविधान खतरे में, रिजर्वेशन के तौर पर, कानून व्यवस्था में, यहाँ तक कि मुठभेड़ों के मुद्दे पर भी अब गणना हो रही है कि कितनी मुठभेड़ें हुई, किस जाति के कितने लोग थे। तो ये एक संदेश देने का अपना तरीका है राजनीतिक दलों का, जो ये परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं जनसामान्य में कि पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी जातियां किसी दल विशेष के विरोध में रही हैं, लेकिन इस तरह से शायद कार्रवाई नहीं। हकीकत अपनी जगह पर है ये, लेकिन धारणा जो बनती है वही परसेप्शन, नैरेटिव एक अलग चीज। और पिछले इस दौर में 10-15 साल के चुनाव में देखे जाएं, मैं 20 साल ले लेता हूं, यूपीए 1 से भी अगर लेंगे ना, नैरेटिव पे पूरा चुनाव चल जाता है कि शाइनिंग इंडिया नहीं हुआ है, शाइनिंग, ये बेमतलब में शाइनिंग इंडिया बता रहे हैं। और नैरेटिव बनाने की कोशिश दोनों ही पक्ष करते हैं। वही कह रहा हूं, कौन होता है? मैं आ रहा था 14 में खूब कहा गया कोलगेट और ये गेट और भ्रष्टाचार। अगर हकीकत में देखा जाए तो अभी तक उन पर्टिकुलर मुद्दे पर किसी भी आदमी को, नवीन जिंदल जैसे तो अब शामिल हो गए हैं उसी में, जो पूरा चुनाव उस समय 14 में उनके खिलाफ लड़ा गया। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या गलत कह दिया क्या आलोक जी मैंने? बिल्कुल, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसमें ये शरण पैदा करते नवीन जिंदल और अजित पवार जैसे लोग। फिर आप भ्रष्टाचारी के आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को वोटों के रूप में, राजनीतिक रूप से पर्याप्त नुकसान उठाना पड़ा है और महाराष्ट्र में भी उठाने की संभावना मुझे दिख रही है अजित पवार के रूप में, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मैं फिरोज जी के पास था। फिरोज जी, तो ये परसेप्शन की ही लड़ाई है सारी। अब दूसरी लड़ाई आ गई, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट लूंगा, फिर मैं नवीन जी के पास जाऊंगा, वो देर से जुड़ पाए। आज अभी AIMIM आ गया, बोले मैं पल्लवी पटेल के साथ मिलकर AIMIM उपचुनाव लड़ेगा, 8 सीटों पे फैसला ये करेंगे। पल्लवी पटेल कहाँ लड़ेंगी? उन्होंने मेरी समझ में कुंदरकी और मीरापुर
लड़ने का ऐलान कर दिया। शायद इसीलिए कुंदरकी पे अभी अखिलेश यादव संभल के चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। जहाँ तक उनकी बात है, मैं उस ओवैसी पर जी की। बहुत ज्यादा ओवैसी जी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो कौम की खिदमत के बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब यथार्थ में मैदान में उतरना होता है तो वो कहीं नजर नहीं आते। और कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है उसकी समझ में ये बात अच्छी तरह से आने लगी। वो एक बड़े बैरिस्टर हैं, इतने विवाद होते रहे, कभी उनका वकालतनामा किसी मामले में दाखिल नहीं। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। और आज पुरानी पीढ़ी के लोग वो जिक्र करने लगे हैं कि कभी जो है वो आईएनएस से सैद्धांतिक विरोध होते हुए भी नेहरू ने दोबारा कोट पहन लिया था। तो ऐसी स्थितियों में वो मुसलमानों के लिए संभव है कि बिहार में वो थोड़ा सा कुछ इलाके में खासतौर से वो जो सीमांचल है वहां पर थोड़ा सा प्रभावी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेष भारत में, अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि उनके लिए इतनी आसान लड़ाई लोकसभा और विधानसभा दोनों में नहीं रह गई। जिस तरह से किलेबंदी हैदराबाद की हुआ करती थी उनके पक्ष में, अब की वो किला हिलता सा था, भले ही परिणाम प्रभावित नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उपचुनाव में ऐसी स्थिति में जहां दोनों ही पार्टियां, चाहे वो पल्लवी पटेल का अपना दल हो या फिर इनका एआईएमआईएम हो, दोनों ही ऐसे प्रभावी भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ कोई नाराज बागी समाजवादी पार्टी का अगर जो है उनके साथ हाथ मिला लेता है तो उसके व्यक्तिगत प्रभाव के सहारे वो शायद उपस्थित ये उसी लिए तैयारी है, ये उसी के लिए तैयारी है। नवीन जी, दोनों दलों में कुछ खटपट तो लगी हुई है, ये आप भी समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नामांकन की तारीख, आज से नामांकन शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी के पत्ते नहीं खुल रहे। क्या चक्कर है? क्या बीजेपी एक भी सीट, सिर्फ मीरापुर छोड़ के कोई भी सीट नहीं देना चाह रही? संजय निषाद को कुछ भी नहीं, 9 की 9 में से कटेरी और मजवा में एक भी सीट नहीं देगी? पुष्कर जी, पहले तो मैं पैनल से और टीवी 9 के दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं देर से जुड़ा। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, एनडीए के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है, खासकर इस उपचुनाव को लेके। जो आपने बात कही संजय निषाद जी की, देखिए ऐसा एक उनकी ऑलरेडी सिटिंग सीट थी, उनके विधायक सांसद बन गए, तो निश्चित तौर पर उनका एक हक बनता है कि भाई हमारी ही सीट पर उपचुनाव हो रहा है, हमारे विधायक, आप हमें एक सीट तो देंगे ना 10 में से। अभी फिलहाल 9 पर चुनाव हुए, लेकिन 10 में से आप एक तो देंगे मुझे, आप दे नहीं रहे हैं। उधर आपने आरएलडी को एक सीट दे दी है, जबकि संजय निषाद के विधायक ठीक ठाक संख्या में हैं, तो अब उनको ये लगता है कि भाई, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके साथ ये है कि वो नाराज हो लें, समर्थन वापस ले लें, क्या फर्क पड़ जाएगा योगी सरकार को? मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। आप जुड़े नहीं थे, ये शायद मेरी हर तीनों पैनलिस्ट इस बात को मान रहे थे कि उपचुनाव पे कोई बहुत बड़ा सरकार की सेहत पे असर पड़ने जा रहा है, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज, एक मैसेज चला जाएगा कि आपने अपने सहयोगी दल को संभाल नहीं पाया। अब इतनी बड़ी कुर्बानी क्या संजय निषाद जी दे पाएंगे कि भाई मंत्रालय छोड़ दें, पार्टी अपना समर्थन उनकी पार्टी निषाद पार्टी नवीन जी 2.5 साल है और केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकारें हैं, प्रवीण निषाद अब नहीं रह गए पार्टी में। रिस्क नहीं लेंगे, मुझे लगता है लेना भी नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि इंडिया गठबंधन में अगर हम देखें, इंडिया गठबंधन में आप देखिए बड़ा स्पष्ट है तस्वीर कि अखिलेश जी ने जिस तरीके से अपनी पार्टी के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए, इसमें दो चीजें बड़ी साफ हो गई है कि भाई, जो आप कह भी रहे थे पिछली डिबेट में कि भाई गाजियाबाद मिल जाएगी और खैर मिल जाएगी, तो वो 2 सीटें बिल्कुल ओपन रखी हुई हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए। तो दे कांग्रेस के अजय राय भले ही दावे करें कि हम 5 सीटों पर लड़ेंगे या 3 सीटों पर लड़ेंगे या हम फूलपुर की दावेदारी पेश कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से लगी हुई सीट है, इस तरीके का दावा हो सकता है 3 सीट का कांग्रेस कर रही हो, तो भाई फूलपुर और ये दोनों। लेकिन उधर क्या है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जाके अपना अंगद की तरह पैर जमा दिया है,
तो कुछ मायने हैं इसके कि भाई वो ये चाह रहे हैं कि अगर आप हमसे यहाँ सम्मानजनक सीट चाहते हो तो हमें महाराष्ट्र में भी तो सम्मानजनक स्थिति में लेके आइए। 12 सीटें वो मांग रहे हैं वहां पर, तो या तो आप हमें वहां हामी भरिए और अपने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को तैयार करिए, हम आपको यहाँ दे देंगे 3। तो लिहाजा उन्होंने वो पत्ते छोड़े छिपे हुए हैं, लेकिन 2 सीटें बड़ी क्लियर है। अच्छा, गाजियाबाद से डॉली शर्मा लड़ी थी, अच्छी फाइट में थी, तो मुझे लगता है कांग्रेस भी ये समझ रही है कि इधर अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं तो वहां क्या है कि कांग्रेस ये कहने की कोशिश करेगी कि भाई ऐसा है कि वहां हम ड्राइविंग सीट पर नहीं है, वहां गठबंधन है और गठबंधन के साथ शरद पवार जी वरिष्ठ नेता है, वो तय करेंगे। इस तरीके की एक रूपरेखा रची तो जा शायद सकती है, इसीलिए गए 2 लेकिन दिन के दौरे पे हैं। वो धूलिया में जनसभा है, वो ठीक है, लेकिन वहाँ 28 सीटों पे बड़ा लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। कल 8 घंटे से ऊपर बैठक चली, लेकिन और मज़ेदार बात, एमवीए की बैठक में अब्बू आजमी बुलाए नहीं गए, वो आज सुबह बड़ा नाराज थे। खैर, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की चर्चा है, उसमें महाराष्ट्र नहीं शामिल करते। अरविंद जी,